हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विज्ञान वर्ग के सीटेट सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला 121 क्वेश्चन का क्रमांक 121 से लेके 150 तक है, यानी 30 क्वेश्चन की श्रृंखला है। पहला इसमें 121 नंबर से शुरू होगा। पहला प्रश्न, विद्यार्थियों ए, बी, सी तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। विद्यार्थी ए, बी, सी, डी 4 विद्यार्थी हैं। सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव और सूखे नीले लिटमस पर प्रभाव, इसका इसमें दिया है टेबल में। तो किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है? तो सूखे लिटमस पेपर पर बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है, यानी खाने का सोडा। तो किसका परीक्षण सही है, वह विकल्प हम लोगों को पहचानना है, ए, बी का कि सी का कि डी का। इसमें देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है, वह बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है वह विद्युत उदासीन होता है, यानी वो लिटमस पत्र पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे वह लाल पर लिटमस पत्र पर रगड़े चाहे नीले पर रगड़े, कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से 121 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला, ये वाला डी का प्रेक्षण सही माना जाएगा अवलोकन, यानी विकल्प कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 122। एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी कितना तक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है? तो कितना पढ़ सकता है? इसमें 0.5 तक पढ़ा जा सकता है, यानी बी ऑप्शन 122 का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसका अल्पतमांक 5 छोटे छोटे विभाजन किए गए, तो अल्पतमांक कितना होगा? 0.5 के बराबर होगा। तो सही मापन यही 0.5 वाला कर सकते हैं। तो इस 122 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 123। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? पहला है जड़ों की ग्रंथियां, घटपर्णी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। बी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। सी है फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन योगी। डी है फलीदार पादप, सजीवी, तने की ग्रंथि। तो 123 का इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा, यही राइजोबियम के समूह को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 124। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधियापन के कारण दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? इसमें ऑप्शन पहचाना है। ए है चूने के पानी में उपस्थित अवद्रव्यों गंदगी के कारण। बी है अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। सी है विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। डी है चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का। तो सफ़ेद रंग दूधियापन का कारण क्या है? चूने के पानी का। तो इसका सही विकल्प आएगा कि अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति कारण है, यानी 124 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 125। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके निर्भर करती है किस पर? केवल पदार्थ और लंबाई। बी है केवल लंबाई और मोटाई। सी है केवल पदार्थ और मोटाई, पदार्थ, लंबाई, मोटाई तीनों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीनों पर निर्भर करेगा, क्योंकि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है पदार्थ, लंबाई और मोटाई तीनों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से प्रतिरोध के अनुसार ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा भी उसी पर निर्भर करेगी, यानी 125 का डी ऑप्शन सही होगा। 126 प्रश्न आते हैं। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट, पीईटी, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयान, कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड। तो 126 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा ए वाला होगा, पॉलीएस्टर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 127। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, किसका? लौह एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम, आयोडीन एवं फ्लोरीन, लौह एवं आयोडीन।
तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में क्या आवश्यक होना चाहिए? वो होना चाहिए लौह एवं कैल्शियम, यानी 127 का ये ऑप्शन सही होगा। 128 है प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है, किसके उपचार में है? डेंगू बुखार, हैजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए। तो किसके लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडीज की आवश्यकता होती है, उपचार में प्रभावी होता है? तो 128 का इसमें देखेंगे बी यानी हैजा के लिए होता है। 128 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 129 प्रश्न। मिसप्रिंट हो गया 129, 189 हो गया, जबकि 129 है क्रम से। तो इसमें क्या होगा कि जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं केवल CO2, CO2CO एवं H2O, CO2 एवं H2O, CO2 SO2 एवं H2O। तो सीएनजी या एलपीजी का जब दहन होता है तो उसमें क्या मिलता है हम लोग को? CO2 एवं H2O मिलता है। ये ध्यान रखें कि जितने भी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। 130वां है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है? साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ईस्ट, शैवाल। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? वह है जीवाणु है, यानी 130 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 131। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, किस नाम से? समांगीकरण, किण्वन, पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन। तो शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है किण्वन कहलाती है, फेर्मेंटेशन, यानी 131 का बी ऑप्शन सही होगा। 132 है ऊष्मीय मान की एसआई मात्रक है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, कैलोरी, जूल प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला कैलोरी होगा। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। नेक्स्ट आता है 133। नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी हैं। ए लोहे पर जंग लगना, बी है मोमबत्ती के जलना, सी है श्वसन, डी है प्रकाश संश्लेषण। इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं? बी और सी, बी और सी, डी और ए और सी। तो धीमे दहन को जानते हैं, यानी जो प्रक्रिया होती है उसमें हल्की फुल्की ऊष्मा निकलती है, उसके लिए कौन सा होगा? इसमें मोमबत्ती का जलना और जो श्वसन होता है ये धीमे दहन होता है, यानी बी और क्या होगा? सी। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? 133 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें ये रिपीट कर दिया है तो मिसप्रिंट है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट आते हैं 134। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? नायलॉन, रेयान, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर। तो कृत्रिम रेशम कौन कहलाता है? वह नायलॉन कहलाता है, यानी 134 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब ए उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, बी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं, सी तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, डी तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। तो इसका सही विकल्प कौन का होगा? वो होगा डी होगा कि तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। 133 का डी ऑप्शन सही होगा। 136 है आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं, कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो जो आहारी रेशे होते हैं फाइबर्स होता है वह किससे मिलकर बनता है? वह बनता है रुक्षास भी ये कहलाते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 136 का ए ऑप्शन। 137 है भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है, भूकंपीय तरंगें केंद्र से उत्पन्न होती हैं, भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है, डी है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। तो भूकंपों के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है उसको बजाना है। तो इसमें सही कथन यही है नहीं है कि रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि क्या है? लघुगणकीय है। ये गलत माना जाता है। 137 का ये ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 138। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें दम घुटता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो वो कौन सी गैस है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी 138 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 139 है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव का कारण है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तीसरा है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। डी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो पौधा घर प्रभाव का कारण कौन है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहा जाता है, तो उसमें देखा जाएगा कि मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। 140 है, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? तो इसमें केस है 4 ABCD, और इसमें परीक्षण किया है NaCl के साथ, चूने के पानी के साथ, सिरके के साथ, कपड़े धोने के सोडे के साथ। तो कौन सा परीक्षण इसमें सही है, ये पहचानना हम लोग को। तो जो NaCl है ये उदासीन होता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल दे दिया है। यह अम्लीय नहीं बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है, तो ये वाला गलत है। फिर इसके बाद चूने का पानी जो होता है वह क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है तो वह क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, लेकिन क्षारीय है तो नीले को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, गलत हो जाएगा। सिरका जो होता है वो अम्लीय गुण होता है, तो अम्लीय गुण है तो वह लाल को क्या करेगा, लाल पर कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन नीले को क्या करेगा, लाल करेगा। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है और उदासीन माना गया, तो ये क्या है, गलत है। कपड़े का धोने का जो साबुन होता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी लाल को नीला कर सकता है और नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये क्षारकीय होता है, यानी ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से विकल्प के अनुसार देखेंगे तो डी विकल्प भी सही हो जाएगा, 140 का डी। नेक्स्ट आते हैं 141, एक विज्ञान शिक्षिका विद्यार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? ए दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, व्याख्यान कम चर्चा पद्धति, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, व्याख्यान कम निदर्शन पद्धति। तो किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वह परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, यानी 141 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ए विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, बी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, सी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, डी है प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। तो 142 का कौन सा ऑप्शन से होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ए तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, बी है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिकों की खोजों को याद करना, सी है महत्वपूर्ण तथ्य का तथा सूत्र सीखना, डी है अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता हासिल करना। तो 143 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आते हैं 144, विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। ए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, बी है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, सी है विद्यार्थियों के समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, डी है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में वैज्ञानिक विद्यार्थियों की सहायता करने। तो विज्ञान के लिए प्रायोगिक कार्य बल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, वह सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने में, यानी 144 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्या है, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने,
बी है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने। सी है विद्यार्थियों के तर्क कौशल को दृढ़ करने। डी है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। यानी 145 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 146 विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। ए समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने। बी है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने। सी है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने। डी है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। तो विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम किसकी ओर संकेत करता है? तो वह करता है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। 146 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? ये ए यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। बी यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। सी इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। डी इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। तो 147 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 विज्ञान में योगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? ए मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने। बी है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। सी है अवलोकन कौशलों का आकलन करने। डी है विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। तो 148 का कौन सा विकल्प डी वाला सही होगा? विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। नेक्स्ट है 149 विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति एक मुख्य सीमा यह है कि ए विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। बी यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। सी ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। डी है विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो 149 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 150 विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यताओं के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ए विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने। बी है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। सी मुक्त अंत वाले प्रश्नों को उत्तर देने। डी है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा कि दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए इस पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में कुल मिला जुला के हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।